ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर छोड़ा था रोल इन एंजाइना में। तो रोल एंजाइना में अपने को ये बात करनी है कि वेरिएंट एंजाइना में इसका क्या काम रहेगा। सो वेरिएंट एंजाइना में तो अपने को पता है कि क्या काम रहेगा, इसका डायलेटर इफेक्ट ऑन लार्ज कोरोनरी वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स कोरोनरी स्पाज्म। तो अपने को पता ही है कि वेरिएंट एंजाइना के अंदर कोरोनरी स्पाज्म होता है। नॉट दैट स्पाज्म कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, ठीक है। और स्पाइसिंग कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग का मतलब ये होता है कि देखो स्पाज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। स्पाज्म का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि कोरोनरी आर्टरी का जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो बहुत इरेगुलर हो रहा है, ठीक है ना। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो आर्टरीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। द आर्टरीज आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड, ओके। एंड इस वजह से वहाँ पर स्पाज्म जनरेट हो रहा है। तो उस स्पाज्म को हम लोग को निकालना है, उस कॉन्ट्रैक्शन को हमको निकाल देना है। एंड उस कॉन्ट्रैक्शन को निकालने के उसको रिलैक्स करना पड़ेगा, डायलेटर इफेक्ट करना पड़ेगा, तो वेरिएंट एंजाइना हमारा ठीक हो जाएगा। नाउ हाउ डू आई ट्रीट क्लासिकल एंजाइना। क्लासिकल एंजाइना में तो अपने पास प्लाक्स फॉर्म है वहाँ पर, देर इज़ सम एंडोकार्डियल करंट्स एज वेल, एंड देर इज़ व्हाट डू वी कॉल इट एज, वहाँ पर तो ब्लॉकेड है अच्छा खासा, तो उसको कैसे निकालें। तो द प्राइमरी इफेक्ट इज टू रिड्यूस कार्डियक एक्शन। अभी तो हम लोग ब्लॉक को तो ऑफकोर्स वो स्टेंट वगैरह डालते हैं। इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट दीज टर्म्स स्टेंट्स, तो हम स्टेंट्स निकाल के उसको आर्टरीज को फिर फ्री कर देते हैं वो सारे ब्लॉकेट से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब तक हम स्टेंट नहीं लगाते तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम लोग प्राइमरी ये चीज़ कर सकते हैं कि कार्डियक में जितना हो सके उतना रिड्यूस करें, करेक्ट है। दो इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू इस्केमिक एरिया में भी कॉन्ट्रीब्यूट में इंक्रीज ब्लड सप्लाई। अगर आप डायलेशन करोगे तो ऑफकोर्स इंक्रीज ब्लड सप्लाई होगा। यहाँ पर क्लासिकल एंजाइम में हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि इस्कीमिया को हम लोग को एलिमिनेट करना है किसी भी हिसाब से, ओके। सो इस्कीमिया को हमको निकालना है, वो हमारा बात है यहाँ पर, वो हमारा मेन जो बोलते हैं ना मेन एम है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो देन है। अभी देखो हमने ये बात कर ली कि वेरिएंट एंजाइना में क्लासिकल एंजाइना में क्या क्या रोल है उसका। अच्छा, अभी ये तो हमने बात कर ली अंजाइना की, और अंजाइना के अंदर तो मेनली जो हमने प्रॉब्लम बात की है वो कोरोनरी आर्टरीज है, फिर कुछ उसके बारे में बात की है। बट अगर हम बात करें हार्ट एंड पेरिफेरल ब्लड फ्लो की, ओके, सपोज वी टॉकिंग अबाउट हार्ट एंड पेरिफेरल ब्लड फ्लो, then what will happen? So there is no direct action of heart, no direction on the heart, no direct action on the heart, there is no direct action on the heart, ठीक है। जो आप देख पा रहे हो डायरेक्ट एक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज नाइट्रेट जो रहते हैं दे डोंट एक्ट ऑन हार्ट। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसका एक्शन ऑफ हार्ट, इसको एक्शन का मतलब हार्ट के ऊपर कुछ एक्शन है ही नहीं। हमने जब इसका इंट्रोडक्शन भी चालू किया था तब हमने इसके बारे में बात की थी। इट इज़ प्रेफरेंशियली गोइंग टू मतलब नॉन स्पेसिफिकली ऑफकोर्स हमारे स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करवाएगा, करेक्ट है। नॉन स्पेसिफिक स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करवाएगा, नॉन स्पेसिफिकली, ठीक है। देन हमने स्पेसिफिकली बात भी की थी कि कौन से मसल्स रह जाएंगे, कौन से मसल डायरेक्ट होंगे, कौन से मसल्स रह जाएंगे, कौन से मसल्स पे प्रॉपर इफेक्ट नहीं दिखने को मिलेगा, वो भी हमने बात की थी, फिर रिमेंबर। तो यहाँ पर तो हमने देखा है कि हार्ट के ऊपर तो कोई एक्शन है ही नहीं, करेक्ट है। अच्छा, तो यहाँ पर दूसरा पेरिफेरल ब्लड फ्लो के बारे में अगर बात करें, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कैसे किस हिसाब से इफेक्ट होगा, ये दवाइयों की यूज़ करने से वो भी दिखाया है यहाँ पर। डायरेक्ट क्यूटीन स्पेशली ओवर फेस एंड नेक, तो नेक के वहाँ पर फ्लशिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्यूटेनियस फ्लशिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज ऑफ कोर्स है स्मूथ मसल्स है, नॉन स्पेसिफिकली स्मूथ मसल्स को वहाँ पर डायलेट कर दिया है। ऑफ कोर्स ब्रोंकाई हैज़ बीन डायलेटेड, तो नेक के अंदर तो फ्लशिंग होने ही वाला है। स्प्लैंचनिंग एंड रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज टू कंपनसेट फॉर वेजिटेलाइजेशन इन अदर एरियाज का फॉर्म। तो सीधी सी बात है यार, मतलब जो आपके चेस्ट के ऊपर वाले रीजन्स हैं, जो मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो पेल्विस के ऊपर वाले रीजन्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको वहाँ पर ब्लड की सप्लाई वहाँ पर अच्छे से हो जाएगी, बिकॉज वेजोडाइलेशन वहाँ पर हो चुका है, करेक्ट है। बट जहाँ पर अब जो आपका स्प्लैंचनिक नर्व है, जो आपका रीनल ब्लड फ्लो है, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अगर किधर और ब्लड ज़्यादा है हमारी बॉडी में तो एक ऐसा भी एरिया होगा जहाँ पर थोड़ा सा ब्लड कम होगा कॉम्पनसेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बॉडी नया ब्लड तो उस टाइम पे एकदम इंस्टेंट बना नहीं सकती, करेक्ट है। तो डीकंजेस्ट लंग्स बाय शिफ्टिंग ब्लड टू सिस्टम सर्कुलेशन, ऑफ कोर्स। तो कभी कभी लंग्स में कभी लंग्स में कंजेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्लड फिल्ड देयर, तो उस ब्लड को भी हमको निकालना है, करेक्ट है। तो वो ब्लड अपने आप सर्कुलेशन, देखो जैसे आपने यहाँ पे विजुअलाइजेशन करवाया है ना, विजुअलाइजेशन की जैसे अपनी अच्छी खासी जो है सर्कुलेशन जो है अपनी रिकवर हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी, तो अपनी अच्छी खासी सर्कुलेशन होगी। तो क्या है, जो इंस्टेड ऑफ द ब्लड गेटिंग फिल्ड इन लंग्स, तो लंग्स से बाहर निकल के जो जितनी बड़े बड़े आर्टरीज़ हैं वो आर्टरीज़ डायलेट हो गए हैं, करेक्ट,
तो आर्टेरियोल डायलेट हो चुके हैं, करेक्ट। तो ऑफ कोर्स मतलब वो मतलब क्या करेंगे कि सारा का सारा ब्लड जो लंग्स के अंदर था वो अभी आर्टरीज के अंदर जाना चालू हो जाएगा, बराबर है। तो उस हिसाब से अपन क्या कर दें कि लंग्स में से ब्लड निकाल के बाहर ये करें, तो पेरिफेरल ब्लड फ्लो इस तरह से इफेक्ट होगा कि भाई हार्ट में तो अपना एक्शन है ही नहीं, वैसे भी पेरिफेरल ब्लड फ्लो पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्यूटेनियस सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि फेस के ऊपर जो फ्लशिंग, फेस ज़्यादा ग्लो करेगा, एकदम लाल टमाटर जैसा दिखेगा फेस आपका। नेक पे फ्लशिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक्सपेंशन का लीवर ब्लड फ्लो डिक्रीजेस टू कंपनसेट फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द एरिया, जिसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। एंड एक लंग्स के अंदर जो डिकंजेशन है वो भी हो जाएगा, बिकॉज ज़्यादा करके जो विजुअलाइजेशन है ये किस पे फोकस करता है, इन इंक्रीज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सारे ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जो भी एक्सेस ब्लड है वो निकाल के सारे ऑर्गन्स तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हमारे विजुअलाइजेशन का होता है। अभी एमओए देख लो, एमओए इज़ वेरी ईजी, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको एमओए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो हमें वो पढ़ने का नहीं है अपने को। अपन डायरेक्टली देखने वाले हैं द इफेक्ट ऑफ द नाइट्रेट्स, बराबर। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट स्मूथ मसल सोल्यूबल गुआनिल साइक्लेज दैट इज जीसी टू फॉर्म साइक्लिक जेएमपी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जो आप नाइट्रिक ऑक्साइड देख रहे हो, एन नाइट्रोडायरेटर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उस नाइट्रोडायरेटर्स के अंदर से मतलब सेल के अंदर इंटर हुए और उन्हें वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ पर जो है अंदर डाल दिया। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड अंदर गया है बेसिकली वो जाके हमारे स्मूथ मसल सोल्यूबल गुआनिल साइक्लेज को बेसिकली बोलेगा कि भाई तू गुआनिल साइक्लेज जो है अब तो अपने को कन्वर्ट करके साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर दे अपने आप को, ठीक है। नाइट्रोडायलेटर्स आए, उन्होंने अपना नाइट्रिक ऑक्साइड निकाला और नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या किया, जाके एक्टिवेट कर दिया हमारे जीसी को। हाँ, उस जीसी का नाम क्या है, स्मूथ मसल सोल्यूबल गुआनिल साइक्लेज। उसको बोला कि भाई तू साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट हो जा, ओके। इंक्रीज इंट्रासेलुलर साइक्लिक जीएमपी इनहिबिट्स कैल्शियम एंट्री इनटू द सेल। अब इसके ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया है, इस साइक्लिक जीएमपी के ज़्यादा होने की वजह से द कैल्शियम एंट्री इनटू द सेल, ये जो कैल्शियम एंट्री हो रही है आप देख सकते हो, दिस कैल्शियम एंट्री विल बी ब्लॉक्ड एंटायरली, ओके। दिस कैल्शियम एंट्री दैट यू कैन सी इज ब्लॉक्ड, ओके। सो दिस साइक्लिक जीएमपी का जो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि साइक्लिक जीएमपी ने यहाँ पर कैल्शियम एंट्री ब्लॉक कर दी है, करेक्ट है। बाय डिक्रीजिंग इंट्रासेलुलर कैल्शियम, तो अंदर का जो कैल्शियम है वो डिक्रीज हो चुका है, करेक्ट। अच्छा, देन एंड कॉजिंग स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, तो अभी ऑफकोर्स कैल्शियम अगर किसी स्केल के अंदर कम हो जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन तो कर नहीं पाएगा, बराबर। एंड एनओ ऑल्सो एक्टिवेट्स, अच्छा ठीक है। सबसे पहली बात तो उसने रिलैक्सेशन किस तरह से करवाया, फर्स्ट मैकेनिज्म कि भाई उसने कैल्शियम अंदर आने से रोक दिया, ठीक है। सेकेंड मैकेनिज्म जिससे वो रिलैक्सेशन करवाएगा इज़ दैट इट इज़ एक्टिवेटिंग K+ चैनल, ओके। अब इसमें तो नहीं है वो फिगर, बट इसमें दिखाया हुआ है। अच्छा, हाँ, इसमें मतलब वो फिगर नहीं दिखाया हुआ है, बट अपन खुद भी सोच सकते हैं कि अगर उसने K+ चैनल्स को एक्टिवेट कर दिया तो खुद सोचो कि K+ चैनल्स अगर एक्टिवेट हो गए हमारे तो K+ का जो आने लग जाएगा अंदर 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 K+ आने अंदर नहीं आएगा, सॉरी, K+ विल गो आउट ऑफ द सेल, K+ स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ द सेल। आपके अंदर सेल की जो नेगेटिविटी बढ़ते जाएगी एंड इट विल लीड टू हाइपर पोलराइजेशन एंड दैट इज़ वाई इट विल रिलैक्स, तो वो कॉन्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत भी नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंड मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया। एंड थर्ड मैकेनिज्म इज एक्टिवेटिंग द मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज, okay. What is it doing? It is activating the myosin light chain phosphatase, the enzyme that dephosphorylates the myosin light chains which leads to relaxation, करेक्ट है। तो यहाँ पर मायोसिन लाइट चेन्स का यहाँ पर डीफॉस्फोराइलेशन कर देंगे, ओके, बिकॉज ऑफ द यू नो साइक्लिक जीएमपी की वजह से। साइक्लिक जीएमपी ने क्या किया, यहाँ पर इस मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट किया। इस फॉस्फेटेज ने क्या कर दिया, इस फॉस्फेटेज से मायोसिन लाइट चेन MLC के जो है उसका डीफॉस्फोराइलेशन कर दिया, विच बिकॉज ऑफ विच बेसिकली इट कैन नॉट गो फर्दर, ओके। वो अगर फॉस्फोराइलेटेड है ना तो ही वो एक्टिवेटेड है,
और तब जाके MnC के जो है वो फॉस्फेट जो उसके पास है ग्रुप लगा हुआ वो मायोसिन को देगा, एंड मायोसिन जब फॉस्फोराइलेट हो जाएगा इट विल बी एक्टिवेटेड एंड इट विल बेसिकली कंबाइन विद एक्टिन एंड देन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमने साइक्लिक GMP डिपेंडेंट एंजाइम जो है बेसिकली हमारा वो साइक्लिक GMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज जिसका हमने नाम दिया है मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज, उसने क्या कर दिया इसको डीफॉस्फोरेट कर दिया। तो एक बार फॉस्फोराइलेशन कर लिया मतलब वो आगे जा ही नहीं सकता, बराबर। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू सी नाइट। अभी देखो इसमें ना हमारे दो टाइप के नाइट्रेट्स हैं, एक ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और एक इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ नाइट्रेट्स, करेक्ट है। सो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स का तो हाँ, तो सोडियम नाइट्रेट ऑक्साइड जो रहता है ना ये स्पॉन्टेनियसली एनो रिलीज़ कर देते हैं, और ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स को अच्छा खासा एंजाइमेटिक प्रोसेस लगता है एनो रिलीज़ करने के लिए। सो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स नॉट डायरेक्टली रिलीज एनो। However, the nitrate groups interact with enzymes and intracellular sulfide groups that reduce nitrate groups to NO or to S-nitrosulfide which then is reduced to NO। करेक्ट है। तो अंदर से इंट्रासेलुलर सल्फाइड ग्रुप्स अंदर आपके पास बहुत सारे एंजाइम ऐसे रहेंगे, इंट्रासेलुलर सल्फाइड ग्रुप्स रहेंगे जो आपके एनो या आपको मतलब आपके ऑर्गेनिक नाइट्रेट में से एनो निकाल के देंगे आपको, या फिर आपके ऑर्गेनिक नाइट्रेट को एस नाइट्रोसल्फाइड में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन कन्वर्ट इनटू एनो, बराबर। और क्या है अपने पास, हाँ, तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा नाइट्रेट्स के बारे में। वी फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हमने समझा ये कि हमारे पास कौन से टाइप्स ऑफ एंजाइना होते हैं, बराबर। सबसे पहला टाइप ऑफ एंजाइना क्लासिकल, देन अनस्टेबल, देन वेरिएंट एंजाइना जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, और एक नाम अगर आपको याद रखा प्रिंस मेटल्स एंजाइना। देन हमने क्लासिफिकेशन तो ऑफकोर्स हमने कभी देखते नहीं है बट याद रखना है क्लासिफिकेशन। देन वी सॉ नाइट्रेट्स के बारे में थोड़ा बहुत अपन इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, एंड देन वी सॉ दैट नाइट्रेट्स क्या क्या कर सकता है। सो इट कैन डू प्रीलोड रिडक्शन फॉर अस, इट कैन डू आफ्टर लोड रिडक्शन फॉर अस, बराबर है। और हमारा पेरिफेरल और वो रिडिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कर देगा हमारे लिए, करेक्ट है। प्री कैसे बताऊँ, हाँ सब कुछ कर देगा हमारे लिए। वो हार्ट का जो हार्ट का और हार्ट के ऊपर जो इफेक्ट तो वैसे भी है नहीं, हम लोग को बात तो करनी है वैसे, बट हार्ट के वजह से इफेक्ट है नहीं। देन हमने बात की थी रोल इन एंजाइना क्या है, विरेंट एंजाइना में क्या रोल है। विरेंट एंजाइना अगर हमको ट्रीट करना है नाइट्रेट्स की हेल्प से तो क्या हम करेंगे। क्लासिक एंजाइना ट्रीट करना तो क्या हम करेंगे, एंड हार्ट एंड पेरिफेरल ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज़ करें तो क्या हम करेंगे वैसे। और फिर हमने MOA भी देख लिया, करेक्ट है। तो हमने ये भी देख लिया कि अगर ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स है तो कैसे एनो रिलीज़ होगा, और अगर आपका सिंपल इनऑर्गेनिक नाइट्रेट तो कैसे एनो रिलीज़ होगा। तो क्या होता है बेसिकली, एक सेकेंड ना, तो कैसे होता है कि जो अभी नाइट्रोग्लिसरीन है, ये नाइट्रोग्लिसरीन है that may denaturate by glutathione as transferase in smooth muscles and other cells. A mitochondrial enzyme aldehyde dehydrogenase activates nitroglycerin and releases nitric oxide। हाँ, बट ये रिमेंबर करना पड़ेगा कि अगर सपोज आपको बोलेंगे कि नाइट्रोग्लिसरीन अपना जा रहा है, मतलब इट इज़ यूज्ड एज एंटी एंजाइनल एजेंट। दिस इज़ अ क्लास, मतलब दिस बिलोंग्स टू द नाइट्रेट क्लास। तो ये नाइट्रेट्स अपना किस तरह से रिलीज़ करेगा वो आपको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, अंदर प्रेजेंट है हमारे पास ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, तो क्या करेगा, इट विल बी डीनाइट्रेटेड बाय ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, ओके। देन ये स्मूथ मसल्स एंड अदर सेल्स। और दूसरा ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज एक्टिवेट्स नाइट्रोग्लिसरीन एंड रिलीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, तो दोनों मतलब एंजाइम्स कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नाउ विल बी गोइंग ऑन नाइट्रेट्स का टॉलरेंस। नाउ टॉलरेंस इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द यूज ऑफ नाइट्रेट्स, ऑल्दो टॉलरेंस में भी कॉज इन पार्ट बाय अ डिक्रीज इन टिश्यू सल्फाइड ग्रुप्स, बराबर है। टॉलरेंस किस हिसाब से डेवलप हो जाएगी, मतलब आपका नाइट्रोग्लिसरीन सॉरी आप नाइट्रेट्स तो मतलब डाल रहे हो, नाइट्रेट्स तो अब डिजीज़ को ठीक करने के लिए ले रहे हो, बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि बॉडी के अंदर अब एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं है जो आपके नाइट्रेट्स को बेसिकली डीनाइट्रेट करके उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड निकाले। तो एंजाइम्स अगर रहेंगे नहीं तो फिर नाइट्रेट्स लेने का फ़ायदा नहीं ना, समझ में आ रहा है। सो ऑल्दो टॉलरेंस will be caused in part by decreasing tissue sulfide groups, tissue tolerance has been associated with the relative depletion or unavailability of thiol groups that are involved in the ignition step of denaturation of RONO2। RONO2 इसलिए बोला गया है because it is organic nitrate। Sulfide groups are oxidized in this process, okay।
with continuous nitrate exposure, decreased nitrate metabolism within the vascular muscle cell as a direct result of depletion of reduced SH groups। मतलब क्या हो रहा है कि क्योंकि आप कितनी बार बहुत बार अंदर आप ड्रग्स देते जा रहे हो ना, उस बंदे को नाइट्रेट्स देते जा रहे हो, नाइट्रेट्स उसके अंदर एडमिनिस्टर करते जा रहे हो उसके बॉडी के अंदर, तो क्या हो गया कि सल्फाइडेट ग्रुप्स जो है वो ऑक्सीडाइज होते जा रहे हैं, ऑक्सीडाइज होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड एक दिन ऐसा आएगा कि सल्फाइड ग्रुप्स की अनएबिलिटी हो जाएगी वहाँ पर अंदर, एंड दैट इज़ वाई देयर विल बी नो सल्फाइड ग्रुप्स प्रेजेंट देन टू help this basically get cured। ठीक है, there will be no sulfide groups which there will be present in order to dehydrate the nitrates। no tolerance और intermittent use, तो अगर अपन इंटरमीडिएट यूज़ करेंगे भाई, एक दिन छोड़ के एक दिन ले रहे हैं तो चलेगा, ठीक है। एंड सब लिंग्विल यूज़ बट ऑफ कंसर्न व्हेन यूज्ड, हाँ सब लिंग्विल यूज़ अगर करोगे इंटरमीडिएट यूज़, मतलब सब लिंग्विली अगर आप ले रहे हो नाइट्रेट्स को, और अगर आपने उसको मतलब इंटरमीडिएट यूज़ के लिए किया है, जैसे कि आपने एक दिन लिया एक दिन नहीं लिया, या फिर जैसे भी आपको डॉक्टर बोले आपको, तो ठीक है। बट इंटरमीडिएट यूज़ में अगर आप सोचो कि नहीं यार ओरली ले रहा हूँ या फिर मैं बैचेस के फॉर्म में ले रहा हूँ और उसको अगर मैं इंटरमीडिएट यूज़ करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दिस अ मैटर ऑफ कंसर्न इन दोज केसेस। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इसकी, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आर लिपिड सोल्यूबल, ये तो मतलब ये तो कोई नई बात इसने बोली नहीं है। वेल ऑब्जॉर्ब फ्रॉम बकल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन एंड स्किन, बराबर है। जो इंटेस्टाइन एंड स्किन या फिर बकल म्यूकोसा से ज़्यादा अच्छे से निकलता है ये, बिकॉज इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ओरली अगर दे रहे हो तो इंटेस्टाइन से जाएगा, इंटेस्टाइन से, स्किन से मतलब पैचेस दे सकते हो आप, एंड बकल म्यूकोसा मतलब आपका सब लिंग में ही जा रहा है। और एक्सेप्ट आइसोसल्फेट मोनोनाइट्रेट अंडरगो एक्सटेंसिव एंड वेरिएबल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लिवर। तो सबको छोड़ के, सब नाइट्रेट्स को छोड़ के, एक नाइट्रेट ऐसा है, एक एड़ा बंदा ऐसा है जिसका नाम है आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बेट मोनोनाइट्रेट, जो बेसिकली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जाता है, एंड उसका वेरिएबल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। कि भाई ऐसा नहीं है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे जाएगा, मतलब सपोज अगर आप दे रहे हो आइसोसोर्बेट मोनोनाइट्रेट, तो कभी कभी कैसा हो जाता है कि 40% इज़ गॉन, 40% इज मेटाबोलाइज्ड देते, जैसे आपने ड्रग लिया 40% इज मेटाबोलाइज्ड ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लिवर। नेक्स्ट डोज लिया उसका 50% मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो भी पता नहीं है कि भाई कितना डोज देना है, हम लोग सोच के देते हैं ना कि चलो अगर 50% इसका 50% इस डोज का निकल रहा है, मतलब अपन क्या कर सकते हैं कि इसको डबल डोज दे सकते हैं, पर वो भी फिक्स नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम इट मे बी लाइक 60%, तो वो वेरिएशन अगर सोचे तो 1 to 2% का वेरिएशन लेके चल सकते हैं, बट अगर +-10 का हो जाए वेरिएशन तो फिर नहीं होता है ना। देन रैपिडली डीनाइट्रेटेड बाय ग्लूटाथायोन, हाँ तो अपन को पता है बाद में द पार्टली डीनाइट्रेटेड मेटाबोलाइट्स आर लेस एक्टिव बट हैव लॉन्गर हाफ लाइफ। सो बेसिकली जो आपका पार्टली डीनाइट्रेटेड है, ऐसे भी नाइट्रेट्स हैं जिनका डिनाइट्रेशन प्रॉपर्ली हुआ नहीं है, जिनका पार्टली डिनाइट्रेशन हुआ है, और जो वो ऐसे जो ड्रग्स रहते हैं बेसिकली वो भी पार्टली डिनाइट्रेटेड है, करेक्ट है, तो वो भी मतलब अच्छे खासे रहते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है उसके अंदर, बट दे आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ द पावर लेफ्ट इन देम। बट भले ही ऐसा बोल देंगे कोई पावर नहीं है, बट उन लोग अच्छा खासा लॉन्गर हाफ लाइफ है उनके पास। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म देन गवर्न द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वो ठीक है, दैट डजंट मैटर। तो अपना उतना मालूम होना चाहिए लिपिड सोल्यूबल है, कौन से रूट से जा सकते हैं उतना मालूम होना चाहिए, और जो पार्टली डिहाइड्रेटेड होते हैं, पार्टली डिहाइड्रेटेड होते हैं वो उसका मालूम होना चाहिए, एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ से बोलने की जरूरत नहीं है। एडवर्सिफिकेशन टॉलरेंस का तो अपने पहली बात कर दी थी क्या है एग्जैक्टली उसका प्रॉब्लम, और हम लोग इंटरमीडिएट यूज़ किस तरह से करेंगे तो अपने को ये सब निकल सकता है। टॉलरेंस एंड फुलनेस इन हेड, ड्रॉपिंग हेड, डिग्री ऑफ टॉलरेंस डेवलप्स ऑन कंटिन्यूड यूज। याद है अपन कल रात को देख रहे थे, कल रात को क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर में अपन देख रहे थे, जब अपन ये पढ़ रहे थे व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट दीज एंटी एंजाइनल ड्रग्स, ठीक है। तो मतलब इसका मेंशन एक्चुअली हाइपरटेंशन वाले चैप्टर में भी हुआ था, तो उसमें भी अपन ऐसे पढ़ रहे थे कि एडवर्स कौन से हैं, तो मैं बोला था कि नहीं जब एंटी एंजाइनल्स का चैप्टर आएगा तब हम उसको कवर करेंगे। तो अभी आ गया उसमें लिखा हुआ है फुलनेस इन हेड, थ्रॉबिंग हेड, क्यों, बिकॉज विजुअल डायलेशन हो चुका है। विजुअल डायलेशन की वजह से क्या हो गया कि आपके जो ब्रेन के नहीं, जो आपके सिर के वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट वो भी फुल गए, दैट इज़ बाय फुलनेस हो गई है। थ्रॉबिंग हेडेक, फ्लशिंग, वीकनेस, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन। फ्लशिंग क्यों, बिकॉज को पता है कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स
अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम विजुअलाइजेशन, अपार्ट फ्रॉम ब्लड वेसल स्मूथ मसल्स, इफ़ यू टॉक अबाउट अदर स्मूथ मसल्स विच आर प्रेजेंट, तो हमारा जो क्यूटेनियस है उसमें वहाँ पर एकदम क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स जो एकदम ज़्यादा फ्लशिंग वहाँ पर हो जाती है, स्किन में फ्लशिंग हो जाती है, नेक एरिया में फ्लशिंग होती है, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है, डिजनेस एंड फेंटिंग तो ऑफ कोर्स ठीक है। देन मेथ हीमोग्लोबिनीमिया इज़ नॉट पार्ट इन क्लिनिकल यूज डोसेस। तो मेथ हीमोग्लोबिनीमिया इज़ लाइक इट अकर्स ओनली व्हेन इट इज़ टॉक्सिक, टॉक्सिसिटी अगर हो जाए तो। हाउएवर इट कैन रिड्यूस O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इन एनीमिया। तो अगर एनीमिया है तो ऑफकोर्स एक ये रहेगा कि नहीं बाबा एकदम देख के दिया करो, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रैशेज आर रेयर, रैशेज आर नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, सो टॉलरेंस का तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। नॉट डिपेंडेंस के बारे में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। ठीक है।